हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का प्रो सीरीज में। और हमने प्रो सीरीज में क्लास 9 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और उसका हमने पार्ट 1 कवर किया। अब उसी का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ाई की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके फटाफट इसी चैनल पर वो देख लीजिए। शुरुआत करते हैं उसके आगे का। और उसके आगे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। आखिर ये मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि इसी के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है जो कि मोमेंटम के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, और इसके लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर एक दीवार है और एक फौजी है जिसके हाथ में एक बंदूक है। अगर यह फौजी बंदूक से गोली को फायर करता है तो क्या होगा? क्या इस दीवार में होल होगा? क्या इस दीवार में छेद हो जाएगा? यस और नो? बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। एक बार फायर करके अपने फौजी भाई को बोलते हैं कि यार एक बार फायर तो करके देखो। उसने फायर किया और उसने क्या देखा कि जो दीवार है, बुलेट ने उस दीवार को पेनिट्रेट कर दिया और उसमें एक होल हो गया। ओके, समझ में आ गया हमें। अब हम एक और नई चीज ट्राई करते हैं। सेम वही दीवार लेते हैं। एक हमारा दोस्त है, वो बोलता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, इतना सिंपल सा टास्क है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसको कहीं से एक बुलेट मिल जाती है और वो बुलेट को कहता है कि लो, ये दीवार पर मैं अगर बुलेट फेंक के मारता हूं तो भी इस दीवार में होल हो जाएगा। तो हमारा दोस्त ट्राई करता है। खैर, फौजी नहीं है वो, तो उसने क्या किया, उसने एक बुलेट लिया और बुलेट को फेंक के मार दिया, लेकिन दीवार में कोई भी होल नहीं हुआ। अगर आप बात करें तो भाई बुलेट तो सेम है दोनों ही केसेस में बुलेट सेम है, फिर भी पहले केस में इस दीवार में होल हो जाता है बट सेकंड केस में नहीं होता है। क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? तो बताइए फटाफट रीजन। तब तक मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इसी दीवार में मैं क्या करता हूं, अपने एक दोस्त को जो कि साइकिलिस्ट है उसको बोलता हूं कि भाई साइकिल चलाते हुए और आके दीवार से टकरा जाओ। तो ये आता है और साइकिल चलाते हुए आके दीवार से टकराता है। दीवार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसी दीवार पर एक मूविंग ट्रक आता है और आके दीवार से टकराता है तो वो दीवार टूट जाती है। क्या आखिर ऐसा हो रहा है कि साइकिल जब मूव करते हुए आके टकरा रही है तो दीवार नहीं टूटती है, लेकिन एक मूविंग ट्रक आके जब टकराता है तो दीवार टूट जाती है? तो यहां पर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन कंटेन है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट केस में बुलेट दोनों ही केसेस में सेम थी, यानी मास दोनों ही केसेस में सेम था, लेकिन पहली बार गन से बुलेट को फायर कर रहे थे तो वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, और सेकेंड टाइम हम उस बुलेट को हाथ से फेंक रहे थे तो उसकी स्पीड कम थी। और इस केस में दोनों ही मोशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ट्रक और साइकिल भी, साइकिल और ट्रक दोनों स्पीड से मोशन कर रहे हैं, लेकिन साइकिलिस्ट का जो मास है वो कम है, वहीं ट्रक का मास ज्यादा है। यानी हम इन दो एग्जांपल से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है और ऑब्जेक्ट का जो मास है, ये दोनों मिलके हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, और जो ये कहती है कि बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेन है। तो यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, The effect of one object striking another object depends both on the mass of the object and its velocity। कि कितनी तेजी से वो ट्रेवल कर रहा है और किस मास के साथ ट्रेवल कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का एक इफेक्ट जब वो किसी चीज से टकराता है। तो यहां पर मोमेंटम जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम जो होता है वो कहलाता है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is defined as the product of mass and velocity of an object, which is defined as the product of mass and velocity of an object। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से, वेलोसिटी को v से। तो मोमेंटम हो जाएगा p इक्वल्स टू m इंटू v। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ p यानी मोमेंटम वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे P यानी मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये मोमेंटम समझ में आ गया। अब देखो एक चीज अगर हम देखें तो मोमेंटम में दो चीजें हैं, मास और वेलोसिटी है। For a constant object, for constant mass object, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास नहीं बदल रहा है, फिक्स है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं।
एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे आपका ही मैं एग्जांपल लेता हूं, या लेट्स सपोज मैं एक कार का एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास एक कार है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। ये कार जो कि रेस्ट पर है और इसका मास है m। कार का मास है m, इनिशियली रेस्ट पर है। हम क्या करते हैं, इस कार में एक रस्सी बांधते हैं और इस रस्सी को बांध के हम इस कार को आगे की तरफ खींचते हैं, टो करते हैं, यानी हम इस कार को पुल करते हैं। तो अब ये कार रेस्ट से स्टार्ट करके मूव करने लग जाएगी। यानी इनिशियली ये रेस्ट पर है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये कार मूव करने लगी और हमने क्या देखा कि कुछ टाइम ट्रेवल करने के बाद जब ये कार इस पॉइंट पर पहुंचती है, तब इस कार ने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। बट स्टिल जो कार है उसका मास तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमने देखा कि जब हम इस कार पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इस कार की वेलोसिटी बदल रही है, इस कार की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो इस पॉइंट पर कार का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू होगा, और इस पॉइंट पर कार का जो फाइनल मोमेंटम है वो हो जाएगा m इंटू वी। यानी कार के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, और ये जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम बदल जाता है, और यहीं से हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है, वो जो मोमेंटम में चेंज है विथ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। ये होता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। नाउ हमें ये प्रोपोर्शनल साइन पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन के को हटा के वहां पर हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। बट वेट, आपको पता है अगर प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल टू अपने साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी लेकर आता है। तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है कि ये हो जाएगा dp अपॉन dt। dp अपॉन dt जो k है वो है आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है 1 आती है बाय एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट किया होगा न्यूटन जी ने और उन्होंने फाइंड किया कि k की वैल्यू आती है 1 बाय एक्सपेरिमेंट, और k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल को हटाने पर यह आता है। अब जब k की वैल्यू 1 होती है तो k की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में अगर रख देंगे, अगर हम k की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दें तो k 1 हो जाएगा, और जो हमारा नया फॉर्मूला है वो बन जाएगा dp अपॉन dt। यहां पर p है मोमेंटम, और हमें पता है कि जो p है मोमेंटम, p बराबर होता है m इंटू वी। तो यहां पर इक्वेशन 2 में p की जगह m इंटू वी रख देता हूं, तो हो जाएगा f बराबर d m इंटू वी अपॉन dt। चूंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा m dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो होता है एक्सेलरेशन। यानी dv अपॉन dt को हम लिख सकते हैं a। तो ये जो हमारा इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 बन जाएगा f बराबर m इंटू a, और ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है, ना कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। दिस इज नॉट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें ये फॉर्मूला मिलता है, एंड दिस फॉर्मूला इज कंडीशनल। दिस फॉर्मूला इज कंडीशनल, इट मींस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ओनली एप्लीकेबल when mass of object is constant। अब सवाल आता है कि सर हमने तो समझा, सुना है, पढ़ा है कि मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, फिर आप ये क्यों लिख रहे हैं? तो बेटा मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, मास वेरी करता रहता है, आप बस उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। एग्जांपल बताओ, जब आप सुबह स्कूल बस में बैठ के जाते हो तो स्कूल बस में ढेर सारा डीजल डलता है, और जब स्कूल बस आगे बढ़ती है तो डीजल जलता है ना, डीजल खत्म होता है।
तो ओवरऑल मास तो कम हो रहा है ना। लेकिन चूंकि बस का मास बहुत ज्यादा है और डीजल जो जल रहा है उसमें बस के मास के कंपैरिजन में वो बहुत कम है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मास तो कम हो रहा है ओवरऑल। लेकिन इन केस ऑफ रॉकेट प्रपल्शन जो मास कम होता है रॉकेट प्रपल्शन के टाइम पे वो कंसिडरेबल होता है, तो आप ये फॉर्मूला F बराबर m रॉकेट प्रपल्शन के टाइम पे नहीं लगा सकते हैं। तो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। फिर आता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो बड़ा सिंपल सा है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था कि जब ट्रक जाके दीवार से टकराएगा तो क्या सिर्फ दीवार टूटेगी, ट्रक नहीं टूटेगा? तो आपका आंसर है सर ट्रक भी टूटेगा, ट्रक भी टूटेगा, क्योंकि दीवार पर ट्रक ने फोर्स लगाया और उसके बदले में दीवार ने ट्रक पर फोर्स लगाया, तो दीवार भी टूट गई, ट्रक भी टूट गई। अभी अगर आप अपने हाथ से अपने गाल पे एक चाटा मारे तो आपकी गालों को दर्द तो होगा ही, साथ में साथ आप में कि हाथों को भी दर्द होगा। द रीजन इज आपके हाथ ने गाल पर फोर्स लगाया और उसके बदले में गाल ने हाथ पर फोर्स लगाया। तो आप कहेंगे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये होता है उसका स्टेटमेंट। The third law of motion states that every action force has equal and opposite reaction which act simultaneously. Simultaneously का मतलब है वो दोनों एक ही समय पर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले लग जाए रिएक्शन बाद में लगे। जैसे यहां पर एक रॉकेट प्रपल्शन हो रहा है, रॉकेट आगे जा रहा है, तो क्या हो रहा है? जो आपका फ्यूल गैसेस है रॉकेट की वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके बदले में जो अर्थ है वो एक इक्वल फोर्स लगा रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वही क्या कर रहा है? रॉकेट को प्रोपेल कर रहा है इनटू द स्पेस। अब एक चीज, जो एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है वो आपके दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, तो आप यहां पर एक नोट लगा कर लिख लेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू different bodies, that's why they do not cancel each other। अगर एक ही बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन एक्शन तो कहां लग रहा है? एक्शन आपका अर्थ पे लग रहा था और रिएक्शन लग रहा है रॉकेट पे, तो दोनों अलग अलग हो गई, तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। अब यहां पर एक और चीज, एक और एग्जांपल देख लेना। एक तो आपने रॉकेट प्रपल्शन का देख लिया, अब क्या हो रहा है? आपने देखा होगा ट्रैम्पोलिन पार्क में, अब ये बच्चा जब इस रबर वाली शीट पर कूदता है तो नीचे की तरफ क्या लगाता है? एक्शन। वो रबर की शीट स्ट्रेच होती है और उस एक्शन के बदले में इस बच्चे पर ऊपर की तरफ लगाती है रिएक्शन। अब देखो रबर की शीट को तो बांध रखा है ना, यहां पर वो फिक्स है, इसलिए रबर की शीट जो है नीचे ज्यादा नहीं जा रही है, लेकिन ये बच्चा तो कहीं बंधा नहीं है। जब बच्चे पर रिएक्शन लगता है तो ये ऊपर उछल जाता है, तो ये होता है ना, इस बच्चे ने लगाया एक्शन, बदले में इस पर लगा रिएक्शन, और इसी वजह से ये जंप कर रहा है एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से। तो यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम इसको समझें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तो देखो जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया था वो क्या आया था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, अगर किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो क्या होगा? तो हम F एक्सटर्नल ऊपर इक्वेशन 1 में क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये dt का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो जो dp है वो हो जाएगा जीरो। dp का मतलब क्या है यहां पर? तो dp मींस चेंज इन मोमेंटम, dp का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। जीरो है और चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हैं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर जीरो, और ये हो जाएगा कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम।
तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है हमेशा कंजर्व होता है। यानी किसी इवेंट के, किसी घटना के होने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम उस घटना के होने के बाद सिस्टम के कुल मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहां पर एक इंसिडेंट हो रहा है, देखिए यहां पर एक ट्रक है और एक कार है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इनके पास कुछ अपना इनिशियल मोमेंटम होगा। मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए जब ये आकर टकराते हैं तो नाउ अब क्या हो गया, इवेंट हो गया। अब टकराने के बाद दोनों जो है अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे और उसके बाद हम इनका मोमेंटम निकाल लेंगे, मास ऑफ ट्रक इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम प्लस मास ऑफ कार इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, और यहां से हमें फाइनल मोमेंटम निकलेगा। और ये जो मोमेंटम आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले सिस्टम का बराबर फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद सिस्टम का, ये सेम होता है और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। तो देखिए हुआ क्या कि बिफोर कोलिजन ये मूव कर रहे हैं, यहां पर टक्कर हुई और आफ्टर कोलिजन ये हो गया, और यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, दैट इज m1u1 प्लस m2u2, मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बराबर मास ऑफ ट्रक इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। यानी टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम टकराने से पहले सिस्टम के कुल मोमेंटम के बराबर होता है। दिस इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इस पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या होता है कि जब इस गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो इनिशियली जो है हमारा गन और बुलेट पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, लेकिन जैसे ही बुलेट उस गन से बाहर निकलती है गन पीछे की तरफ आती है, और गन पीछे की तरफ आ रही है, जिस वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ आती है उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, तो देखो इनिशियली जो है हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन, दोनों ही रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा 0। फाइनल मोमेंटम तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहां से क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन बराबर माइनस का मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और यहां से अगर हम वेलोसिटी ऑफ गन निकालें तो ये हो जाएगा माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ गन। ये हो जाएगा हमारा गन का वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी से जो गन है वो पीछे की तरफ आएगी, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। अब इसके अलावा एक नया टॉपिक जो ऐड ऑन हुआ है आपके इस नए सिलेबस में, वो क्या है, तो यहां पर सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम पर जब कोई फोर्स लगे तो हम उस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पर एक कोई सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं और ये दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से। तो लेट्स सपोज ये हो गया एक 5 kg का ब्लॉक, ये हो गया एक 3 kg का ब्लॉक, एंड दीज बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इनमें से किसी एक ब्लॉक पर मैं इधर की तरफ फोर्स लगाता हूं 32 न्यूटन का, तो यहां पर जो पूरा सिस्टम है हमारा वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम का मतलब ये हो जाएगा ये पूरा, ये जो हमारे मासेस का सिस्टम है, दिस विल एक्ट एज अ सिस्टम। जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये पूरा एज अ सिस्टम होल काम करेगा। जब इस 3 kg वाले ब्लॉक पे मैं 32 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो 3 kg वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा और वो अपने साथ साथ 5 kg वाले ब्लॉक को भी आगे लेकर जाएगा। तो मैं मास ऑफ द सिस्टम निकालूं तो मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। यहां पर m सिस्टम मेरा कितना आ गया, m1 कितना है 5 kg और m2 है मेरा 3 kg, तो मास ऑफ द सिस्टम यहां पर आ गया मेरा 8 kg। मास ऑफ द सिस्टम 8 kg आ गया। अब हम यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, F बराबर ma। F एक्सटर्नल जो होता है वो किसके बराबर होता है, m इंटू ए के। तो यहां पर जो हमारा A सिस्टम है, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा F एक्सटर्नल अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर A सिस्टम हो जाएगा, F एक्सटर्नल कितना लग रहा है 32 न्यूटन और मास ऑफ द सिस्टम है 8, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमारा आया वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी जो हमारा 3 kg वाला ब्लॉक है वो भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे मूव करेगा, और जो 5 kg वाला ब्लॉक है वो भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे हमारा मूव करेगा। तो ये होता है हमारा, देखो ये होता है हमारा नया टॉपिक जो ऐड ऑन हुआ था। अब वो एक बार जो आपको बुलेट वाला था वो एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो जब हम इस गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाएगी, बुलेट क्या हुआ, बुलेट देखो आगे गई और उसके बदले में गन पीछे आ जाती है, ये रिकॉइल होता है। और ये रिकॉइल वेलोसिटी आपने निकाल लिया है। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। और ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया 2 पार्ट्स में। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके फटाफट देखिए, दिस इज योर सेकंड पार्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके बाद हम मिलने वाले हैं आपके फिजिक्स के 3rd चैप्टर में, जो कि है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला चैप्टर हम करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। Unacademy. Let's crack it.